Now we are going to discuss about the international implication of environment protection law in India. कि आखिर ऐसा क्या है जो इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंतर्गत रह के हो रहा है, और किसका? एनवायरमेंटल लॉ का। इसके पहले जानना हमारे लिए ये जरूरी है कि आखिर ये है क्या। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या पर्पज है एनवायरमेंटल लॉ का, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ का, क्योंकि वो हमारी कंट्री में आके पेड़ तो लगा नहीं सकते हैं ना, वो एनवायरमेंट को सिक्योर कर सकते जब तक हम नहीं चाहेंगे। तो टू एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज दैट इंडिया एंड अदर कंट्रीज फेस, इट इज इम्परेटिव एंड इम्पोर्टेंट टू इनिशिएट एक्शन एट ऑल लेवल्स, ग्लोबल, रीजनल, नेशनल, लोकल एंड कम्युनिटी। अगर आपको एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो वो केवल और केवल एक जगह के लिए नहीं हो सकते हैं, बल्कि आपको उसको पूरे वर्ल्ड के लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल, लोकल, कम्युनिटी, हर एक लेवल पर आपको एक्शन शुरुआत करनी हो, एक्शन करना होगा, इनिशिएट करना होगा एक्शन, वरना आपका जो एनवायरमेंटल इशू है वो वैसा का वैसे ही रह जाएगा। भले ही एक कंट्री एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ कर रही है, एक कम्युनिटी कर रही है, लोकल लेवल पे एक व्यक्ति कर रहा है, तो उससे कुछ नहीं होगा जब तक कि हम ग्लोबली काम नहीं करेंगे। अब ग्लोबली करने के लिए भी ये जरूरी है कि हम उसे रीजनली, नेशनली, लोकली, कम्युनिटी वाइज भी करें। अगर देखिए, हम लोग जानते हैं जैसे हमारी क्लास है, अगर मैं पढ़ाई जा रही हूँ और आप लोग का सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है, देन क्या होगा? तब भी हम नहीं पढ़ सकते। और आप लोग चाहते हैं मैं पढ़ाऊं और मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, तब भी आप लोग नहीं पढ़ सकते। तो चाहे आप कम्युनिटी से ग्लोबल की तरफ जाइए या ग्लोबल से कम्युनिटी की तरफ जाइए, तो आपको एनवायरमेंटल इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होगी? सबके साथ की। सब लोग जब तक साथ होकर के काम नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी तरीके से किसी भी एनवायरमेंटल इशू को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट एनफ टू हैव इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑन एनवायरमेंटल इशूज, but implementation of and enforcement of these policies and agreement to a large extent determine their impact and effectiveness. और इस चीज को कौन करेगा? इनका एनफोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? हमने बना दिया, एक एग्रीमेंट कर लिया, हमने एनवायरमेंटल इशू के ऊपर इंस्ट्रूमेंट कर लिया, हमने कन्वेंशन कर ली, सब कर लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट और एनफोर्स कौन करेगा? द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, जिस कंट्री के लिए हमने वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हमने जो जो कन्वेंशन के पार्टिसिपेंट्स थे वो लोग काम करेंगे। अब केवल गवर्नमेंट आकर के पूरे देश का एनवायरमेंट नहीं सुधार सकती, तो उसके लिए फिर कम्युनिटी वर्क करेगी, जिससे कि क्या हो, जो एनवायरमेंट पॉलिसीज बनाई हैं वो इम्पैक्टफुल हो और इफेक्टिव हो। In the few decades, there has been an increasing concern and awareness about the need to protect the environment nationally and internationally. अगर हम देखें तो कुछ पिछले कुछ समय से जो नेशनली और इंटरनेशनली दोनों तरीके से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ा है। अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर एन्यूमरेटेड इन विच एनवायरमेंटल ड्यूटीज to preserve the natural resources of the country have been stated. कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल है सबसे पहला 48A, जिसमें डीपीएसपी दिया है और इसमें बात की गई है कि भाई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी जिससे कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरा 51A का क्लॉज जी, तो 51A क्लॉज जी क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण की प्रत्येक व्यक्ति की ये ड्यूटी होगी, कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण को संरक्षित करे। अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर क्या होगा? जो लॉ बनाया गया है, जिस लॉ के माध्यम से हम 48A को फॉलो अप करा रहे हैं, 51A जी को फॉलो अप करा रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग उन्हें पनिश कर सकते हैं। द मोरओवर द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स प्रोसीजर इन आर्टिकल 252 and 253 for adopting national legislation in regard to the needs of the state. The Union government, in pursuance of Stockholm Declaration of 1972, हमारी जो गवर्नमेंट ने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुई थी, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुई थी 1972 में, उसके अकॉर्डिंग में क्या काम करा? आर्टिकल 253 पे जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट है 1974 का, वो बनाया। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 बनाया। अगर हम आगे देखें स्कोप क्या है एनवायरमेंटल लॉ का इंटरनेशनल ट्रीटीज का इंडिया में,
जो हमारा मेन टॉपिक है। तो ये हमें पता है द प्रिंसिप कि हमारे यहाँ एनवायरमेंटल लॉ फॉलो अप हो रहा है 1986 से पूरी तरीके से फॉलो अप हो रहा है। उसके पहले भी हमारे यहाँ 48, 51 एजी के माध्यम से हम लोग ने कोशिश करी कि हमारे यहाँ हम लोग क्या करें, उस एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करना शुरू कर दें आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976. The principle of Indian environmental law are resident in the judicial interpretation of laws and the constitution and encompass several internationally recognized principles, thereby providing some semblance of consistency between domestic and global environment standards. The post-independence era saw a spate of legislation with the active intervention of judiciary in the 90s. तो इसके बाद हमारी जो जुडिशरी है वो घुस जाती है किसमें, हर एक चीज में घुस रही है 90s के बाद में। तो वो एनवायरमेंट भी उससे कैसे अछूता रह सकता है, तो एनवायरमेंट के लिए भी हमारी जो जुडिशरी है वो भी वर्क कर रही है, साथ साथ लेजिस्लेशन भी वर्क कर रहा है। लेजिस्लेशन ने क्या वर्क करा, 42nd अमेंडमेंट के बाद 48A जोड़ा, 51AG जोड़ा। इसके बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो रही है और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो थी वो डायरेक्टली रिलेटेड थी एयर एक्ट और एनवायरमेंट एक्ट से, जिसका जो डायरेक्ट एप्लीकेशन हुआ वो आर्टिकल 253 में हुआ। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो हमारी थी उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें हमने बनाया वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द एयर एक्ट, द अम्ब्रेला एक्ट और द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये सब एक्ट हमारे कब आ रहे हैं, उन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वाटर को कंट्रोल करने के लिए आफ्टर 72 आ रहे हैं, जब हमारी ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो जा रही है। ठीक है, बना हम कैसे रहे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हदों में रहते हुए बना रहे हैं। The courts have interpreted Article 32 and fundamental right of to life and liberty of Article 21 to include the right to pollution free air and water. हमारा जो जुडिशरी है वो क्या कर रही है, हमें राइट दे रही है पॉल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर का। कौन सा केस है, केस का नाम है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1991। ओके, सुन भी रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, नो रिप्लाई, सुन रहे हो, समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम, यस मैम, सुन रहे हैं मैम, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है। इन रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक केस आता है। एक तो ये ना जोड़ने वाले लोग एक एक करके जुड़ते रहते हैं, कोई बेचारा पढ़ाना चाहे तो पढ़ा नहीं सकता। इन रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस केस में सुप्रीम कोर्ट based its 5 comprehensive interim orders on the judicial understanding that environmental rights were to be implied into the scope of Article 21। इसमें ये हुआ कि जुडिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो 5 कॉम्प्रिहेंसिव इंटरिम ऑर्डर्स थे उसको एनवायरमेंटल राइट से रिलेटेड, उनको इम्प्लाइडली आर्टिकल 21 की कैटेगरी के अंदर ला दिया। The relaxation of locus standi in effect created a new form of legal action variously termed as public interest litigation and social interest action litigation. This is the more efficient in dealing with environment cases। तो आपका PIL है और SALSL, that is PIL is public interest litigation और social action litigation। ये दोनों चीजों को इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि आप अपनी मैटर्स जो हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके साथ में भी ला सकते हैं या इसके थ्रू भी ला सकते हैं। इससे क्या हुआ कि ये इफिशिएंट हो गया कोर्ट्स के लिए, जो एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस आ रहे हैं उसको केवल एक इंडिविजुअल का राइट ना मान करके उसे एक कम्युनिटी का राइट मानते हुए इन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया।
और ये काम इन्होंने ये बात बोली भी कि हम एक कम्युनिटी के, हम लोग केवल इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करेंगे एनवायरमेंटल लॉ में, हम लोग काम करेंगे पूरी पूरी कम्युनिटी के लिए। शीला बारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये, AIR 1988। द सुप्रीम कोर्ट इन रिसेंट ईयर्स has been adopting a holistic approach towards environmental matters. This is usually done through detailed orders that are issued from time to time. While committees appointed by the court monitor the ground situation, this origin of this tendency may be seen in cases of Ratlam and Olega Telis. क्या कर रही है कोर्ट? कोर्ट मॉनिटर कर रही है ग्राउंड सिचुएशन को, ये आखिर ग्राउंड पे जो हम कह रहे हैं वो चल भी रहा है या फिर ऐसी बकवास करे जा रहे हो। तो म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद और ओलगा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दो केस आते हैं, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये चीज देखना शुरू करती है। ये टेंडेंसी जो शुरू हुई है ग्राउंड क्लियरेंस की या ग्राउंड सिचुएशन को मॉनिटर करने की, ये शुरू हुई है रतलाम और ओलगा तेलिस के केस से। इंटरनेशनल लॉ एज ए रूल सिग्निफाइज द लॉ ऑफ नेशंस। हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल लॉ पे हमारे यहाँ थोड़ा सा कि ये क्या करता है, जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है वो कुछ ऐसे रूल सिग्निफाइज करता है जो लॉ ऑफ नेशन है, एंड दैट स्टेट्स फील देमसेल्व्स बाउंड टू ऑब्जर्व। फिर उसके बाद उन लॉज को हमें क्या करना है, हम लोग उसको फॉलो अप करने के लिए बाउंड है, हमें वो फॉलो करने हैं, अच्छे तरीके से फॉलो करने हैं। तो इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो ऐसे रूल्स को सिग्निफाई करता है कि भाई जो लॉ ऑफ नेशन है आप हमारे अकॉर्डिंग में लॉ ऑफ नेशन को बनाइए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहते हुए और उन्हें फॉलो कीजिए। अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहते हुए फॉलो अप नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत चेंजेस कीजिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट कीजिए और तब हमारे को फॉलो अप कीजिए। लेकिन आप ये सोचिए कि आप हमें बगैर फॉलो अप करे काम चल जाएगा आपका, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी कन्वेंशन पे या ट्रीटी पे साइन करे हैं, यू आर द सिग्नेटरी ऑफ कन्वेंशन एंड ट्रीटी, देन यू हैव टू फॉलो ऑल दोज लॉज विच वी मेड इन दैट कन्वेंशन। इसी के लिए फिर हम इसी वजह से हमने जब इंटरनेशनल ट्रीटी पे साइन कर दिए स्टॉकहोम पे, इसी के बाद हम क्या लेके आ रहे हैं, 48A लेके आ रहे हैं, हम 51AG लेके आ रहे हैं। इसके अलावा हम वाटर से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉज बनाना शुरू करे हैं। तो इसीलिए करे ना क्योंकि ताकि हम इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो हमने ट्रीटी साइन करी उस लॉ ऑफ नेशन को हम लोग फॉलो अप कर सके, क्योंकि हम उसे फॉलो अप करने के लिए क्या है, बाउंड है, क्योंकि वो हमारे लिए ही नहीं अच्छा है, वो पूरी कम्युनिटी के लिए अच्छा है। In simple understanding, international environmental law comprises those substantive, procedural, and institutional rules of international law which have as their primary objective the protection of the environment, like the precautionary and polluter pays principle. The current focus on environment is not new. परसों भी जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने एक ग्लोबली एक मीटिंग ली थी, कॉन्फ्रेंस हुई है एनवायरमेंट से रिलेटेड, रिमेंबर परसों ही हुई है शायद। द करेंट फोकस ऑन एनवायरमेंट इज नॉट न्यू। जो अभी चल रहा है वो बिल्कुल न्यू नहीं है, ये बहुत समय से चला आ रहा है। इट वाज ओनली आफ्टर द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट एट स्टॉकहोम 1972। स्टॉकहोम के बाद ही शुरू हुआ है, जो शुरू हुआ है अ वेल डेवलप्ड फ्रेमवर्क ऑफ एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस came into existence, that the Constitution of India was amended to incorporate the provisions relating to environmental protection. A new authority of environmental protection known as National Council for Environment Policy and Planning within the Department of Science and Technology was set up into 1972. This council later evolved into full-fledged Ministry of Environment and Forest in 1988. In the Constitution of India, calls upon the state to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country.
It also imposes a duty on every citizen to protect and improve the natural environment, including forest, lakes, river and wildlife, and to have compassion for the living creatures. ये हो गई हमारी स्टॉकहोम स्टॉकहोम क्या हुई स्टॉकहोम क्या कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस इट वाज कॉन्फ्रेंस ठीक है ये हो गई हमारी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इसके बाद हमारी कॉन्फ्रेंस होती है रियो कॉन्फ्रेंस 1992 में After the Rio conference in 1992, the Environmental Action Program was formulated in 1993. कौन सा program? EAP. That is Environmental Action Program was formulated in 1993 with the objective of improving services and integrated environmental considerations with development programs. ये कह रहा है कि भाई रियो कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस के बाद में हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसे हम ईएपी का नाम दिया जो कि 1993 में शुरू हुआ इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस के साथ में जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं उन सबको इम्प्रूव करना उनको इम्प्रूव करके उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना एजेंडा 21 इस नाम को आप लोगों ने पहले भी सुना होगा एजेंडा 21 which was an outcome of the Rio conference was implemented in India एजेंडा 21 को हमने फॉलो अप करना शुरू कर दिया बहुत बड़े स्केल पर इंडिया हैज बीन वेरी एक्टिव इन इम्प्लीमेंटिंग ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल एजेंडा 21 क्या था एजेंडा 21 किसी को पता है Anybody of you will tell me क्या होता है एजेंडा 21 क्या मुझे तो नहीं पता और कोई मैम आई थिंक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उससे बनाया गया था जहाँ तक मुझे पता है मैम बेसिकली पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक मीटिंग हुई थी उसमें एजेंडा 21 सेलेक्ट किए गए थे हाँ तो रियो डिक्लेरेशन हुआ जब हमारे यहाँ रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट तो उसमें एजेंडा 21 आया उसका एक आउटकम था एजेंडा 21 इसको हम लोग जो है बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं इसमें 178 गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ठीक है इसमें हुआ ये कि इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए कुछ प्रिंसिपल सेटअप किए 21 के आसपास में प्रिंसिपल्स 2021 से कंप्लीट करना था खैर जो भी था इसमें फिर इसके बाद ये हम लोग फॉलो करते हैं क्यों करते हैं ताकि हम लोग अपने एनवायरमेंट को सेव कर सकें ये इसमें कौन कौन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखता है अपनी गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेसेस एनजीओज सिटीजन ग्रुप्स ये सब लोग इसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं और इसको फॉलो अप करने में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं सिंस द रियो कॉन्फ्रेंस extensive efforts have been made by our government to integrate हेलो हाँ जी एक मिनट हाँ थी मैं इंटीग्रेट एनवायरमेंटल इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स इनटू डिसीजन मेकिंग through new policies and strategies of sustainable development. एजेंडा 21 का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम फॉलो अप करेंगे इन सबको इंटीग्रेट करेंगे किसको सोशल एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे जिससे कि हमारा जो फ्यूचर डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो वो लगातार चलता रहे ऐसा ना हो कि वो एक टाइम पर रुक जाए ठीक है तो दिस वाज द एजेंडा 21 इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी थे ये इसका एम था कि भैया पूरे कंट्री में जो भी इसको फॉलो अप कर रहे हैं उन लोगों के साथ में उन लोगों की जो कंट्री है वो सस्टेन करती रहे इसमें हम लोग इनका जो इनका पूरा अगर हम कहें कि प्रिंसिपल्स क्या क्या थे
तो प्रिंसिपल क्या थे? The group says in its mission statement that it was founded to formulate and promote conservative public policies based on the principles of free enterprise, limited government, individual freedom, traditional American values, and a strong national defense. ये कहना चाह रहा है कि भाई इसका जो मिशन का स्टेटमेंट था, जो ये ग्रुप ने कहा, एजेंडा 21 के जो रियो जीरो का ग्रुप है, वो जो कह रहा है, वो कह रहा है इसीलिए बना रहे हैं हम इसको, टू फॉर्मुलेट एंड प्रमोट, हम इसे बनाना चाहते हैं और इसे प्रमोट करना चाहते हैं। किसको? कंजर्वेटिव पब्लिक पॉलिसीज को। जो पब्लिक पॉलिसीज कंजर्वेटिव हैं, बहुत ज्यादा ओछी हैं, छोटी हैं, और फ्री एंटरप्राइजेस की प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है, लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको हम बढ़ा करना चाहते हैं, उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं, जिससे कि इंडिविजुअल फ्रीडम, ट्रेडिशनल अमेरिकन इंडिविजुअल फ्रीडम को हम बढ़ा सकें। इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि भाई जो भी डेवलपमेंट हो फ्यूचर में, वो सस्टेनेबल हो, ना कि वो एक समय के बाद रुक जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे जितने भी हमारे पास मीन्स ऑफ एनर्जी हैं, उन सबको कंट्रोल करते हुए उन मीन्स को यूज करना जो रिन्यूएबल हैं। जो लोग रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम यूज कम करेंगे, बल हम लोग कौन सी सोर्सेज यूज करेंगे एनर्जी के? दैट इज रिन्यूएबल। ये एक छोटा सा एग्जांपल है इसका कि किस तरीके से हम अपना जो डेवलपमेंट है उसको सस्टेन कर सकते हैं। हाँ, कोई बोलना चाह रहा है? ब्रजेश, अपना माइक ऑफ कीजिए। चले जाइए, ब्रजेश, पे कोई स्टाफ इसलिए आपके सामने बैठ जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम लोग थे एजेंडा 21 की पॉलिसीज पे। As a nation deeply committed to enhancing the quality of life of its people and actively involved in with the international coalition towards sustainable development, the summit provided India an opportunity to recommit itself to the developmental principles that have long guided the nation. These principles are embedded in the planning process of the country, and therefore the need for the distinct national strategy for sustainable development was not felt. Okay. India also played a major role in implementing the Millennium Development Goals, MDG. MDG के बारे में सुना है? Okay. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऐसे गोल्स थे जो उनको 2020 तक कंप्लीट करना था। ये 9 5 ईयर प्लान था। उसके बाद ये आए थे 2002 में, ठीक है। फिर जोहान्सबर्ग में हमने इन्हें अडॉप्ट किया था, और इसके आधार इसका भी जो मेन पर्पस था वो यही था कि भाई डेवलपमेंट हम इस तरीके से करेंगे कि हम फ्यूचर में भी उस चीज को लेकर डेवलपमेंट कर सकें, ना कि हमारा डेवलपमेंट 2020 के बाद रुक जाए। तो वो 2020 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना था और उनको कंप्लीट करके दिखाना था वर्ल्ड को कि देखिए हमने कंप्लीट किया है। जिसमें से कुछ तो एक आध तो मुझे याद है, जिसमें कुछ पॉल्यूशन से रिलेटेड था कि पॉल्यूशन को कम करेंगे, इस लेवल पे लेके जाएंगे। कुछ ये था कि वाहनों का जो व्हीकल्स होते हैं उनका मानक स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव करेंगे। कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड भी था कि एनवायरमेंट को कम प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी लॉज हो सकेंगे वो बनाएंगे और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात थी कि भाई हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए अपनी कंट्री में वर्क करेंगे। दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर इन MDG. Even in 10th 5-year plan, the reconciliation of population growth and economic growth with the environmental conservation is perceived as one of the main ऑब्जेक्टिव। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को ही फॉलो अप करने के लिए करा था कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ को भी हम रिकंसाइल करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रिकंसाइल करेंगे, जिससे कि हम लोग एनवायरमेंट और इस तरीके से करेंगे कि एनवायरमेंट को कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। मैंने 2 नाम लिए थे, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ओके, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है। द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल प्रोवाइड्स द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ वेयर देयर इज साइंटिफिक अनसर्टेनिटी। ओके,
जहां पर कहीं पर साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है वहां पर हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अब हमें आगे क्या करना है. द प्रिकॉशनरी approach began to appear in international legal instrument in the mid 1980s. This principle got formal recognition in Principle 15 of the Rio Declaration, which provides that where there are threats of serious and irreversible damage, lack of full scientific, ठीक है, ये कहता है जो प्रिंसिपल 15 है वो क्या कहता है, जहां पर कोई भी ऐसा सीरियस और इरिवर्सिबल डैमेज होगा और फुल साइंटिफिक चीजों का लैक होगा, वहां पर क्या काम करेगा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल काम करेगा कि हम पहले से ही प्रिकॉशन लेकर चल रहे हैं कि ये चीज ना हो. इंडिया में कहां से शुरुआत हो रही है, बिगिनिंग विद वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से शुरुआत हो रही है. इस केस में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से मान्यता दे दी और उन्होंने बोला कि ये इंडियन एनवायरमेंटल लॉ का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है. और ये केस कब आया, 1996 में. फिर इसके बाद एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमबी नायडू का केस आया 1999 में, और कोर्ट ने इसके डेवलपमेंट को और बढ़ा दिया, इसको और कहा कि भाई प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको हमें फॉलो अप करना है. फिर दूसरा आ जाता है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल. The polluter pays principle is the requirement that the cost of pollution should be borne on the person who is responsible for causing pollution and consequential cost. भाई पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या कह रहा है, भाई हम उस व्यक्ति जिसने पॉल्यूशन किया वो पे करे, आपको पे करना पड़ेगा. हम ऐसा वो कोई जुर्माना लगा देंगे या कंसिक्वेंशियल कॉस्ट लगा देंगे जितना भी आपने पॉल्यूशन किया, ताकि हम उसको रिवर्स कर सकें, उसको हम प्रॉपर कर सकें. द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल इज ट्रीटी लॉ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स एस्टैब्लिशिंग मिनिमम रूल्स ऑफ सिविल लायबिलिटी फॉर डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम हजार्डस एक्टिविटीज. ओके, तो ये बात जो कही गई है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसे परमिशन दे रहा है. इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1996 में. रियो डी जनेरियो का जो कॉन्फ्रेंस होता है उस रियो डिक्लेरेशन में 1992 में, जिसका उसी में ही पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को भी डिफाइन किया गया और बताया गया. प्रिंसिपल 16 में दैट नेशनल अथॉरिटीज शुड एंडेवर to promote the internalization of environmental cost and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should in principle bear the cost of pollution with due regard to the public interest and without distorting international trade and environment. ये कह रहा है जिसने भी उसको नुकसान पहुंचाया है, नेशनल अथॉरिटीज ऐसे कोई लॉ बनाएंगी अपने आंतरिक उसमें कंट्री में जिससे कि एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति के ऊपर हम कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई कॉस्ट लगाएं, जिससे कि वो पॉल्यूशन जो उसने पॉल्यूशन फैलाया है उसके लिए कॉस्ट लगाएं और वो पॉल्यूटर ही पे करेगा. ओके, इसका उद्देश्य पब्लिक इंटरेस्ट को सपोर्ट करना है, पब्लिक इंटरेस्ट में है ये. और दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनवायरनमेंट को ये डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, इसको उसको पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विदाउट डिस्टॉर्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनवायरनमेंट. The Supreme Court has come to sustain a position where it calculates environmental damages not on the basis of a claim but forward by either party, but through an examination of the situation by the court, keeping in mind factors such as deterrent nature of the award. ये कह रहा है भाई देखिए हम लोग जो है ऐसा करेंगे कि हमें नहीं पता है, आपने जितना नुकसान किया एनवायरनमेंट का उतना आपको करना पड़ेगा. ठीक है, कौन सा केस है ये, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. एमसी मेहता दा वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, हर एक चीज में घुस जाते हैं. और इस केस को हम लोग जो जानते हैं वो ओलियम गैस केस के नाम से भी जानते हैं. ओलियम गैस केस सुना है आप लोगों ने? ओलियम गैस केस सुना है. कहाँ पे पढ़ा है बताओ?
बताएगी शिखा कहाँ पे पढ़ा है इस केस हम लोगों ने। 2 जगह पढ़ते हैं मेनली हम इस केस को, एक जगह बता दो तुम बस जो मेन है, जो सब लोगों ने पढ़ा होगा ये केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम गैस केस। अपूर्वा बताएगी। यस अपूर्वा, ओलियम गैस केस कहाँ पढ़ी हो? अपूर्वा नहीं है क्या? Ma'am, where there was, ma'am, in this case, there was in the Shriram fertilizers, there was a leak. So this case is basically started in, ma'am, just a second. Ma'am, खत्म हो गया। कृतिका बताएगी, रुक जाओ, कृतिका बताएंगी, कृतिका शुक्ला। कृतिका कहाँ पढ़े हैं इस केस को? हम लोग कहाँ पढ़ते हैं हम लोग इस केस को? मैम एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा हुआ है, लॉ एलएलबी में, नॉट एबल टू रिकॉल। प्रिपरेशन में भी कहीं पढ़ा है ये केस, एक लैंडमार्क जजमेंट है कहीं पर। चलो तुम्हें भी याद नहीं है, रखो अपना फोन बंद करो। और कौन कौन है इसमें? 21 और 32 है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी 21 और 32। लायबिलिटी इन कौन सा सब्जेक्ट बोलो? मैम एनवायरमेंट लॉ में। और कौन बताएगा? रुक जाओ अब। मैम टॉट में है। आप भाई की लड़की क्वेश्चन रिपीट करिएगा फिर से एक बार। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है मैम, टॉट में। ये पूछा था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम गैस केस के नाम से जानते हैं, ये केस हमने कहाँ पढ़ा है? मैम ये टॉट में केस है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। मैम टॉट में पढ़ा है, आर्टिकल 21 और 32 में पढ़ा है, 2 जगह उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है और टॉट में पढ़ा है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस में। और कहाँ पढ़ते हैं इस केस को, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को? एनवायरमेंटल लॉ में। और एक जगह और पढ़ते हैं। चलो सोचते रहे आप तुम लोग कहाँ पढ़ते हैं। मैम वो उसमें पढ़ते हैं, अरे याद नहीं आ रहा मैम, याद है लेकिन निकल नहीं रहा मुझसे। मैम आई थिंक इसमें पढ़ा था मैंने, आईपीसी में शायद ये था कहीं, शायद था। आईपीसी में पढ़ते हैं इस केस को हम, ठीक है? ये 4 जगह पढ़ते हैं। उसके बाद भी मेरे ये प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जो इस बहाने पे नहीं आते हैं क्लास कि हम जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी नहीं बता पाए। शिखा ने बता दिया, जो कभी बहुत रेगुलर क्लास नहीं आती है, जिसको इतनी समस्याएं होती हैं। इंटेलिजेंट लड़की है शिखा, आजकल आज से इंटेलिजेंट होगी मेरे लिए शिखा। ठीक है शिखा? थैंक यू मैम। चलो आपका आशीर्वाद में प्रिपेयर जो इंटेलिजेंट बन रहा है तो नहीं। चलो कंटिन्यू करते हैं क्लास बहुत जल्दी से। एनवायरमेंटल लॉज एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज की लिमिट्स क्या क्या हैं इंडिया में, अगर हम इस बारे में बात करें। जल्दी मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, रीड आउट करके फटाफट। द करेंट कॉर्पस ऑफ एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया सफर्स फ्रॉम मल्टीपल डिसेबिलिटी। अगर हम देखें एनवायरमेंटल लॉ को, इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इट इज मायोपिक इन विजन, सेक्टोरल इन अप्रोच एंड नी जर्क रिएक्शन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इसको बेचारी को आंखों की भी दिक्कत है और अप्रोच की भी दिक्कत है और इसके घुटने भी टूटे हुए हैं। इसका ये कहने का मतलब है इतनी ज्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम लोग झेल रहे हैं। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिजाइन्ड एज एन overarching umbrella legislation to deal with every conceivable aspect of environment has by and large remained the law regulating problems of pollution. ये केवल और केवल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला रह गया। लैक ऑफ विजन इन फोर्सिंग environmental problems, not evolving appropriate policies and plans, besides non-dynamic, reactive rather than being proactive legislative laws in tackling the complex and ever-challenging environmental issues and problems appear to be at the root of the activist stance of the courts of law. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे कौन? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट महोदय ये कह रहे हैं कि ये बेकार हो गया है, जिसको इसलिए बनाया गया था कि वो सारी की सारी एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे।
तो अगर हम ये देखें तो लैक विजन के लैक की वजह से जितनी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उनको तो हम नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व। बस ये इतना रह गया है कि ये पॉल्यूशन को ही रेगुलेट करता रहता है, जो पॉल्यूशन से होने वाली समस्याएं हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, ये बेकार है। इट इज नॉट दैट द एनवायरमेंट हैज नेवर बीन एन इशू इन इंडिया। It is not that the environment has never been an issue in India. It is just a internalization of pro-environment and pro-ecological habits in its absence in our environmental law. Quite a few environmentalization do not have the backing of the policy document. कुछ ही हम बना देंगे, कुछ ही बना ले हम लोग, जब तक हम लोग पॉलिसी के माध्यम से फॉलो अप नहीं कराएंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। The Wildlife Protection Act 1972, the Forest Conservation Act 1980, for Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the Water Cess Act 1977, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 are only a few examples of such standalone documents. इसी तरीके मैंने क्या बोला, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हम लोग बनाते जा रहे हैं, बट इनको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा सही तरीके से? क्या इतने सालों से वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का बना हुआ है, फिर भी अगर हम देखें तो सारी की सारी रिवर गंदी हैं। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का बना हुआ है, फिर भी हम देख रहे हैं कि जंगल कम से कम होते चले जा रहे हैं। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का बना हुआ है, उसके बाद भी हम देखते हैं हवा में इतना पॉल्यूशन है कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो व्हाट कैन वी डू इन दीज कंडीशंस? वी कैन डू व्हाट कि हम इन डॉक्यूमेंट्स को स्टैंड अलोन इस डॉक्यूमेंट की तरह ना ट्रीट करके हम लोग कैसे ट्रीट करें इन्हें कि कमांड एंड कंट्रोल के रूप में ट्रीट करें। कमांड दे दिया, अब आप इसको कंट्रोल कीजिए। अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो यू विल बी पनिश्ड। कैसे पनिश्ड? इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। इन चीजों से आप इसको कंट्रोल करिए। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं देन हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लेजिस्लेशन है उसमें इलास्टिसिटी की कमी है, उसका एनफोर्समेंट वीक है, उसकी मॉनिटरिंग पुअर है, इसके अलावा उसमें प्यूनिटिव मेजर्स का इफेक्टिव प्यूनिटिव मेजर्स का लैक है, फंड्स की पॉसिटी है, इस तरीके से बहुत सारी कमियां हैं। तो इन कमियों को पूरा करने के लिए हमें अपने स्तर पे काम करना होगा। इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो अप करने के लिए हमें ये नहीं भूलना है कि केवल हमें लॉ बना के काम नहीं चलेगा, बल्कि उन चीजों को हमें फॉलो अप भी कराना पड़ेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटेशन से हमको रोकता नहीं है, बट हमें बोलता है आर्टिकल 51 में कि भाई आप इस तरीके आर्टिकल 51 में बोलता है कि ऐसी पॉलिसीज का आप निर्माण कर सकते हैं, ऐसी पॉलिसीज को आप बना सकते हैं जो इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस को आपकी कंट्री में फॉलो अप कराएं। लेकिन केवल फॉलो अप करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो हमारी कोर्ट है और एनवायरमेंट है, जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा इसका कि कोर्ट और एनवायरमेंट कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो एबी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमवी नायडू से हम लोग शुरू करेंगे, फिर हम एमसी मेहता जाएंगे, फिर एमसी मेहता में हमें पता है क्या डिसीजन आया, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे गए, जिसमें इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया दैट एनवायरमेंटल कोर्ट्स हैविंग सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड टू डील द एनवायरमेंटल इश्यूज इन स्पीडी मैनर। फिर इसके बाद आपकी सिटी का केस आ गया, दैट इज नोन एज कानपुर टनरीज और गंगा पॉल्यूशन केस। ये किसके नाम से? ये भी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 39, ठीक है। इज अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट वाटर पॉल्यूशन केस। इट डिस्कसेस द वेरियस लीगल प्रोविजंस एंड लीगल ड्यूटीज ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज ऑफ एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। In this case, alarming details were about the extent of pollution in the river Ganga due to the inflow of sewage from Kanpur. The court came down heavily on the municipality. It emphasized that it is the Nagar Mahapalika of Kanpur that has to bear the major responsibility for the pollution of river near Kanpur city. इसके बाद हमारा आ जाता है फिर से एक और केस डिस्कस कर लेते हैं, उसका नाम है एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। 1992 का केस है। इसमें कटक सिटी के अंदर बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूशन हो रहा था, उसमें भी सीवेज वाटर की प्रॉब्लम थी। तो इसमें भी यही जो कोर्ट ने हेल्ड किया दैट सिटी ऑफ कटक विद इट्स हिस्टोरिक हेरिटेज वाज इन द सेंटर ऑफ ह्यूज वाटर पॉल्यूशन क्राइसिस।
फिर इसके बाद अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन में हम ये मतलब इस तरीके के 5-7 केसेस हैं ये, एमसी मेहता, एमसी मेहता, एमसी मेहता, और आपका एक है ये वाला इंडियन काउंसिल ऑफ एनवायरो लीगल एक्शन, और सबसे पहले मैंने बताया था एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमबी नायडू। इन सारे केसेस की रीड आउट स्टडी करने के बाद और सबको करने के बाद इंटरनेशनल ट्रीटीज को हमने देख लिया इसमें, इस सबको करने के बाद हमारा एक कंक्लूजन आ जाता है, जो कंक्लूजन क्या कह रहा है कि भाई आप लोग कुछ भी काम कर रही है जब तक आप उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, इंटरनेशनल ट्रीटीज को फॉलो अप नहीं करेंगे, जो मैं पहले बोल चुकी हूँ वही सब है इसमें कंक्लूजन में, तब तक कि हम लोग के लिए जो रियल चैलेंज है वो ये नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज को कैसे फॉलो अप करें या फिर हम लॉ कैसे बनाएं। हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम कैसे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करें और अपनी बेसिक नीड, जो हमारी बेसिक नीड है पॉपुलेशन को रोकना, उसको कैसे कंट्रोल करें। जो पॉपुलेशन से बढ़ने से क्या होता है, जो हमारा लैंड है वो ओवरबर्डन हो जाता है, ओवरबर्डन होने की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है पीपल की, उनको कैसे कंप्लीट करें, ये सब हमारे लिए चैलेंजेस हैं। इसके अलावा जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस आ रही हैं उनको हम क्या देके जाने वाले हैं, क्या आप उनको सूखी जमीन देके जाने वाले हैं या फिर हम उनके लिए पानी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, एनवायरमेंट में क्या ऑक्सीजन मास्क देके जाएंगे केवल कि साहब 24 घंटे अपने कंधों पे ऑक्सीजन सिलेंडर भर के चलो। तो इस तरीके की चीजों से अच्छा है कि हम आज से अभी से सोचना शुरू करें, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए जो हमारे जाने के भी 70-80 साल बाद आएंगी। तो उन जनरेशन को हम क्या देके जाएंगे उसके लिए अगर हम आज से सोचना शुरू कर देंगे तभी हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएंगे और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन सबसे लड़ने में सक्षम है। ऐसा नहीं है सक्षम नहीं है, बस थोड़ी सी ढिलाई हमारी इम्प्लीमेंटेशन में हो रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर टुडे। कल हम लोग जो है इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इंडियन ट्रेड एंड इंडियन ट्रेड पर, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके ऊपर हमारा जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। वैसे वो 10 मिनट का लेक्चर है वो होगा, और सेपरेशन ऑफ पावर पे हर्ष का जो क्वेश्चन था, क्वेरी थी, वो कंप्लीट होगी। इसके अलावा किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। मैम क्वेश्चन ये है कि जो एनवायरमेंटल लॉ से जितने भी मैटर्स होते हैं तो क्या ये सीधे ग्रीन बेंच पे ही जाते हैं या फिर किसी और बेंच पे भी हम ले जा सकते हैं? आई थिंक ग्रीन बेंच पे ही लेके जाते हैं उसको हम सीधे, और किसी बेंच पे ले जाने का मतलब नहीं बनता जब उसके लिए स्पेसिफिक कोर्ट्स बना गई हैं, तो इसीलिए बनाए गए हैं ना एनजीटी वगैरह। यस मैम। तो जब जो वो स्पेसिफिक कोर्ट में बना दी गई हैं तो वहीं लेके जाएंगे ऑब्वियसली, और ज्यादा बड़ा मैटर हो जाता है तो फिर पीआईएल के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स? चरणजीत फटाक से फोटो खींचो। मैं जब तक रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ।